हेलो वांगसन फैन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, एक नकली हुआंग सेरेन बन के इंसान आया था क्लाउड रेसिस में, और कैसे विंग ने सबको यिलिंग पैट्रियार्क की रियल स्टोरी बताई थी। चलो अब आगे शुरू करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, लैंचरेन ने विंग को रूल कॉपी करने की पनिशमेंट दी थी। अब आगे देखते हैं। लैंचरेन उसके बाद सारी क्लास को डिसमिस कर देते हैं। जब सारे बच्चे क्लास से निकलने लगते हैं तो न्यूसेन विंग के पास दौड़ते हुए जाता है और कहता है, वे ब्रदर, आप तो एकदम कमाल हो, आपको कितनी अच्छे से हिस्ट्री पता है हमारे सारे क्लैनों की। इतने में ही वहाँ जियांगचैंग भी आता है और वो कहता है, वैसे विंग, तुमने जो बताया लैनी की स्टोरी, वो तो कितनी ब्रेव थी, मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ। जियांगचैंग कहता है, मैं भी अपने क्लैन को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ इमोर्टल सेक्ट में, जैसे लैनी ने कहा। न्यूसेन उसकी बात सुन के हंसने लगता है और बोलता है, तुम क्या पागल हो गए हो? क्या तुम जानते नहीं हो, जब तक यहाँ पे लानवान जी है तुम्हारा कोई चांस नहीं है यहाँ पे। सैन की बात सुन के जियांगचैंग बोलता है, तुम तो अपना मुंह बंदी रखो, हार और जीत तो कंपटीशन में देखा जाएगा, जो अभी काफ़ी दिन बाद है, जब तक मैं ट्रेनिंग कर लूँगा अच्छे से। जियांगचैंग विंग को देखते हुए बोलता है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे अपनी कोर को और स्ट्रॉन्ग करना है, मैं मेडिटेट करने जा रहा हूँ। न्यूसेन से कहता है, मैं भी अपने रूम में जा रहा हूँ, क्योंकि अभी लानवान जी आता ही होगा, मुझे गुसुलैन सेट के रूल कॉपी कराने। न्यूसेन विंग की हालत देखता है और बोलता है, ऑल द बेस्ट। हम कुछ देर बाद देखते हैं कि इंसान किसी के गेट पे बहुत तेज तेज पीट रहा था और बोल रहा था, वे ब्रदर, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, जियांगचैंग की किसी से लड़ाई हो गई है। विंग ये सुन के जल्दी से गेट खोलता है और न्यूसेन से पूछता है कि आखिर जियांगचैंग की लड़ाई हुई किससे है, जो तुम इतनी बुरी तरह गेट पीट रहे हो। न्यूसेंग बताता है, जियांगचैंग की लड़ाई हुआंग सेरेन से हुई है, जो कि ग्रैंड इमोर्टल बाओसन सेरेन का बेटा है। विंग कहता है, पर जियांगचैंग तो ट्रेनिंग के लिए गया था ना, तो वो उससे कब तक रह गया? न्यूसेंग कहता है, ये तो आप उसी से पूछ लेना, अभी जल्दी चलो। विंग जब उस जगह जाके देखता है तो वो देखता है कि जो जियांगचैंग है वो जमीन पे गिरा पड़ा है और हुआंग सेरेन वहाँ पे हंस रहा है, और उसी के साथ वैन क्लैन के कुछ लोग भी हैं। विंग को ये सब देख के गुस्सा आ जाता है। वो सबसे पहले जाता है, जियांगचैंग को उठाता है, उससे पूछता है, आखिर यहाँ क्या हुआ था। जियांगचैंग बताता है, मैं फॉरेस्ट में अपनी शॉर्ट फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, उतने में ही ये पता नहीं कहाँ से आ गया और मुझसे टकरा गया। उसके बाद सारा ब्लेम मुझ पे ही डाल दिया और मुझे यहाँ पे घसीटते हुए लिया है और यहाँ लाके मुझे ज़मीन पे गिरा दिया, सबके सामने ह्यूमिलेट करने के लिए। विंग जब ये सुनता है तो उसे समझ आ जाता है, इसमें आधे से ज़्यादा करामातें वैन क्लैन की भी है, ये बस उनसे परेशान करना चाहता है फर्स्ट डे के लिए। विंग हुआंग सेरेन की तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? हुआंग सेरेन जब विंग को देखता है तो वो उसकी ब्यूटी से मैस्मराइज हो जाता है, लेकिन जब वो उसका क्वेश्चन सुनता है तो वो उसको टॉन्ट मारते हुए कहता है कि मैं ग्रैंड इमोर्टल बाओसन सेरेन का बेटा हूँ, और इस मोटल की इतनी हिम्मत जो ये मुझसे टकरा गया। विंग एकदम तिरछी हंसी हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या सच्ची में लगता है मैं तुम्हारी झूठ पे भरोसा कर लूंगा? तुम्हें क्या सच में अपना आईने में शक्ल देखी है? तुम ग्रैंड इमोर्टल बाओसन सेरेन के बेटे कभी भी नहीं हो सकते। ग्रैंड इमोर्टल बाओसन सेरेन सबकी मदद करती हो और तुम यहाँ सबको अपने पैरों की जूती समझते हो। तुम्हें क्या सच में लग रहा है कि हम लोग तुम्हारी बातों पर यकीन करेंगे? तुम ग्रैंड इमोर्टल बाओसन सेरेन के बेटे हो। हुआंग सेरेन ये सुन के डर जाता है, लेकिन वो अपने अंदर हिम्मत लाते हुए बोलता है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें इमोर्टल के गुस्से का सामना करना पड़ेगा? ये बोलते हुए विंग को वो देखता है। विंग उसको देखते हुए बोलता है और उसके कान के पास जाके बोलता है, तुम क्या सोचते हो कि मैं नहीं जानता कि तुम नकली सेरेन हो? तुम्हें डर नहीं लगा अगर तुम्हारी सच्चाई किसी के सामने आ गई, और सब जिन लोगों के सामने तुम आज इतना बन के ग्रैंड दिखा रहे हो अपना, वही लोग तुम्हें कल जूतों से मारेंगे? तुम्हें डर नहीं लग रहा अगर ग्रैंड इमोर्टल बाओसन सेरेन के असली बेटे ने ये सब सुन लिया तो वो तुम्हारी क्या हालत करेगा, जो तुम उसका नाम लेके सबके सामने उसकी इमेज खराब कर रहे हो? विंग की बातें सुन के वो थोड़ा घबरा जाते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे को कुछ काम याद आ गया, ये मत सोचना तुम जीत गए। वो इतना बोलते ही वहाँ से भाग लेता है। सैंग और जियांगचैंग विंग के पास आते हुए बोलते हैं, वे ब्रदर, आप तो बहुत ब्रेव हो, लेकिन आपको डर नहीं लगता अगर वो सच्ची में ग्रैंड इमोर्टल बाओसन सेरेन का बेटा हुआ तो आपको कभी भी इमोर्टल सेक्ट जाने को नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए कंपटीशन नहीं कर सकते फिर? विंग कहता है, तुम लोग मेरी चिंता करना छोड़ो और उस इंसान से दूर रहो, क्योंकि वो कोई ग्रैंड इमोर्टल बाओसन सेरेन का बेटा नहीं है। ग्रैंड इमोर्टल बाओसन सेरेन का बेटा कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। न्यूसेंग और जियांगचैंग नोट करते हैं। उसी वक्त ही वहाँ वानजी आ जाता है, जो विंग से कहता है, विंग, तुम्हें अपनी पनिशमेंट पूरी करनी चाहिए। वानजी विंग को लाइब्रेरी पवेलियन लेके जाता है और उसे एक टेबल पे बिठा देता है और कहता है, तुम यहाँ पे गुसुलैन से कॉपी करो।
वो उसको अब कॉपी दे के वहाँ से आगे सामने की तरफ एक सीट पे बैठ जाता है। कुछ देर तो रूल कॉपी करता है, लेकिन उसके बाद वो सोचता है मैं तो यहाँ इसके साथ टाइम बिताने आया था, मैं ये रूल क्यों कॉपी कर रहा हूँ। उसके बाद वो कॉपी वहीं पे छोड़ के सीधा वांजी की टेबल के पास चला जाता है। विंग वांजी को कई बार बुलाता है उसके नाम से, कभी होंग वंजुन कभी लान वांजी कह के, पर वांजी उसे इग्नोर मार देता है। तो विंग उसे उसके बर्थ नेम से बुलाता है, वो भी लंझा करके। विंग के मुंह से लंझा सुन के वांजी उसे एकदम घूरने लगता है। तो विंग डर जाता है और कहता है कि मैंने तो इसलिए बुलाया क्योंकि तुम मेरी बातों का ध्यान नहीं दे रहे थे, और ये नाम तो मुझे जब पता चला जब तुम्हारी मदर तुम्हारा ये नाम ले रही थी। क्या मैं तुम्हें ये नहीं बुला सकता? अच्छा, गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी मेरे नाम से मुझे बुला सकते हो विंग करके। वांजी उसे रिडिकुलस कहता है। विंग कहता है तुम्हारी डिक्शनरी में बस 2 ही नाम है, एक सेमलेस और एक रिडिकुलस, उसके अलावा कुछ नहीं है। वांजी उसकी बात सुनता है और कहता है एक्सट्रीमली रिडिकुलस। विंग इसे सुन के कहता है ये कुछ नया था। विंग वांजी से कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। वांजी उसको कुछ नहीं बोलता। विंग कहता है तुम चाहे कुछ बोलो चाहे ना बोलो, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ अब। वांजी विंग से कहता है अपने रूल कॉपी करो। विंग कहता है ठीक है, मैं अपने रूल कॉपी कर रहा हूँ। उसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। क्लास लेने के बाद विंग वांजी से बच के वो क्लाउड रेसिस की पहाड़ियों में घूमने चला गया। वहाँ पे उसकी लिंक से होती है जो कि आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा था। विंग उसकी मदद करता है आर्चरी की प्रैक्टिस करने में, और वहीं पे से जब वो तीर चलाता है वैनिंग, तो वो तीर सीधा वेंचिंग को लगने ही वाला था कि विंग उसे अपने मैजिक से रोक देता है और उसे दूसरी तरफ फेंक देता है। वेंचिंग एक बार को तो कंफ्यूज होती है, लेकिन वो ज़्यादा इसे माइंड नहीं करती। वेंचिंग को देख के पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी क्लाउड रेसिस की पहाड़ियों के पीछे। वेंचिंग विंग की बातों को इग्नोर मार देती है और वेंडिंग से कहती है चलो यहाँ से। विंग को इन दोनों को देख के एकदम प्योर सोल का आभास होता है, तो वो इनका फ्यूचर चेक करता है। लेकिन जब वो इनका फ्यूचर चेक करता है तो उसे बहुत बुरा लगता है इन दोनों के लिए ही। तो वो सोचता है मैं इन दोनों से भी दोस्ती करूँगा। ये सोच ही रहा था, उतने में वहाँ वांजी आ जाता है। वांजी विंग को अपने साथ घसीटते हुए ले जाता है, कहता है कि तुम्हें रूल भी कॉपी करने पड़ेंगे। विंग जब रूल कॉपी कर रहा था तो उसका एक प्रैंक करने का मन करता है। उसे याद आता है कि न्यूज़ ने उसे कुछ एडल्ट बुक दी थी, तो वो सोचता है क्यों ना वो वांजी के ऊपर उसे ट्राई करे। विंग एक पोर्ट्रेट बनाता है वांजी की, उसे उस वक्त बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, तो वो उसकी एक पिक्चर बनाता है और वो भी उसके साथ एक पोनी फ्लावर की भी। वो पिक्चर वो ले जाके वांजी के सामने खड़ा होता है और कहता है लंच देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बनाया है। जब वांजी उस पिक्चर को देखता है, वो उसके मुंह पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन वो उसे दिखाता नहीं है। विंग उतने में ही उस एडल्ट बुक को वांजी की बुक से बदल देता है। वांजी उस पिक्चर को साइड रखता है और अपनी बुक खोलता है। जैसे वो उस बुक को खोलता है, वो खड़ा जाता है और उस बुक को फेंक देता है और अपनी स्वाद निकाल लेता है। और वांजी का ऐसा रिएक्शन देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है और बहुत तेज हंसने लगता है अपना पेट पकड़ के। कहता है वांजी यू आर सो क्यूट, अपना रिएक्शन देखा है तुमने? उससे पहले और कुछ कहता, वांजी उस बुक के ही छोटे छोटे पीसेस में टुकड़े कर देता है और विंग की तरफ स्वाद करते हुए बोलता है यू आर सो सेमलेस। विंग कहता है ये तो मुझे पता है, लेकिन वो सिर्फ मैं तुम्हारे लिए हूँ। वांजी विंग से कहता है अभी इस लाइब्रेरी से निकल जाओ। विंग कहता है वैसे भी मेरे 3000 रूल कॉपी हो गए हैं, तो मैं जा ही रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे को एक सरप्राइज देता हुआ जाऊँ। इतना बोलते ही वो वहाँ से निकल लेता है। विंग झरने के पास जाता है और नीसेन और जियानचेंग को ये सारी बातें बताता है। न्यूसेंग और जियानचेंग को जब वो बातें ही बता रहा था, तभी उसको वहाँ पे से लैंसीचेंग और लान वांजी आते हुए दिखते हैं। विंग उनसे पूछता है आखिर क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं? तो लैंसीचेंग उसे बताता है कि यहाँ पे काल टाउन में किसी गोश्त ने हमला कर दिया है, हम उसी को पकड़ने जा रहे हैं। विंग ये सुनता है तो कहता है क्या मैं भी चल सकता हूँ, मेरी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जियांगचेंग कहता है क्या मैं चल सकता हूँ, क्योंकि मैं जियांग क्लैन से हूँ और आप तो जानते हैं जियांग क्लैन पूरा रिवर से भरा पड़ा है, तो मुझे उसमें बहुत अनुभव है, मैं वाटर गोश्त को बहुत जल्दी मार सकता हूँ।
वांजी ये सुन के मना करने ही वाला होता है। लैंसचन कहते हैं ठीक है। चारों ही फिर न्यूसेन की तरफ देखते हैं। न्यूसेन कहता है कि मैं अपना काम करूँगा, मैं नहीं जा रहा। ना बोलते ही वहाँ से भाग जाता है। वांजी वैसे तो जियांगचंग और न्यूसेन को भी मना करना चाहता था, पर उसकी जब लैंसचन हाँ कर देते हैं तो वो कुछ बोलता ही नहीं है। ये सभी लोग काइटाउन के लिए निकलते हैं तो उनका पीछा कोई और भी कर रहा था। वो और कोई नहीं, हुआंग सैरन था। चलो हम जान लेते हैं आखिर हुआंग सैरन ऐसा पीछा क्यों कर रहा था। उसी दिन जिस दिन विंग और हुआंग सैरन की लड़ाई हुई थी, उसी का रात का सीन दिखाया जाता है। हमें हुआंग सैरन के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक स्पिरिट से बात कर रहा था, और उसी रूम के बाहर एक पेड़ पे एक इमोर्टल बैठा हुआ था सिल्वर हेयर में। वो देख रहा था कि अंदर क्या हो रहा है, और वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये है वो, और वो उसी वक्त ही अंदर रूम में चला जाता है। हुआंग सैरन उसको देख के डर जाता है, लेकिन उस वक्त जो वो इमोर्टल था सिल्वर हेयर वाला, उसने अपने चेहरे पे भी मास्क लगा रखा था। वो कहता है कि तुम्हें डर नहीं है जो तुम मेरा नाम यूज़ करके मेरे ही बारे में उल्टा सीधा कहलवा रहे हो, सबसे मेरी इमेज ख़राब कर रहे हो। क्या ये तुमने कभी नहीं सोचा जब असली यिंग सैरन को पता चलेगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। वो जो इमोर्टल था वो उस जो स्पिरिट थी उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और हुआंग सैरन को एक अपने ही इल्यूज़न में भेज देता है, जिसमें वो चिल्लाने लगता है बुरी तरह से और रोने लगता है। वो इल्यूज़न जो था उसमें हुआंग सैरन अपने आप को देखता है कि वो एक पिंजरे में बंद और सारे जानवर उसे खाने में लगे हुए। उससे होश में जब आता है, जब इमोर्टल उससे कहता है अगर आइंदा तुमने कभी भी मेरा नाम का गलत इस्तेमाल करा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हुआंग सैरन घबरा जाता है और वो सीधा भागते हुए सूसे के रूम में जाता है। हम जान लेते हैं सूसे का और हुआंग सैरन का क्या कनेक्शन है यहाँ पे। उस दिन जिस दिन जब पता चला था कि इमोर्टल का लेटर आया है और वहाँ से कोई इंसान यहाँ पे पढ़ने आ रहा है, उनका बेटा, तो सूसे ही था वो इंसान जिसने अपने दोस्त को ये बताया था, क्योंकि वो एक अनाथ था जो हुआंग था। हुआंग को सूसे ने ही क्या गुसुलैन शहर का इनविटेशन लेटर भेजा था, क्योंकि जो हुआंग था वो अनाथ था। तो वो उस लेटर के कारण अंदर तो आ जाता है, लेकिन बाद में जब सभी लोग उसे मिसट्रीट करने लगते हैं और इंसान उससे टकरा जाता है तो वो गुस्से में बोल लेता है। और जब वो देखता है कि सभी लोग उसे इतनी अच्छी तरह ट्रीट कर रहे हैं तो वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है और सबको मिसट्रीट करने लगता है खुद। हम प्रेजेंट में देखते हैं जब वो उन सब की बातें सुन रहा था कि वो लोग काइटाउन जा रहे थे, वो विंग को देख के मैस्मराइज जो हो गया था। वो कहता है भले ही मैं इमोर्टल ना हूँ लेकिन मैं तुम्हें तो पाके ही रहूँगा। ये सब जब काइटाउन में आते हैं तो विंग वहाँ पे जाके दोबारा से एकदम बच्चों की तरह खुश हो जाता है, हर चीज़ पे एकदम ऐसे देखने लगता है जैसे कि उसने फिर से पहली बार ही देखा हो। जियांगचेंग भी उसका पीछा कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विंग यहाँ खो जाए। काइटाउन से काफ़ी सारे गिफ्ट भी खरीदता है अपने रिलेटिव के लिए और अपने परिवार वालों के लिए, और गुसुलैन सेक्ट में भी काफ़ी सारे लोगों के जो भी उसके नए दोस्त बने थे। अब चेंग और लानवांजी लैंसचेंग सभी लोग उसको देख रहे थे, वो इतना सामान ले जो खरीद रहा है ये उसे रखेगा कहाँ। विंग उतने में ही एक रिंग निकालता है और वो सारा सामान उस स्पेस रिंग में डाल देता है। ये देख के वहाँ पे सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या चीज़ थी। विंग बताता है ये एक स्पिरिचुअल रिंग है जो सारा सामान अपने अंदर समा लेती है, चाहे कितना भी सामान क्यों ना हो। चैन उसे कहते हैं एकदम किचन पाउच की तरह, वो भी सारा सामान समा लेती है अपने अंदर। विंग हाँ करता है। सभी लोग वहाँ पे जाके बोट लेते हैं जिससे कि वो आगे का सफ़र शुरू कर सके। विंग वहाँ पे से जब बोट से जा रहे थे तो विंग को वहाँ पे कुछ लड़कियाँ नज़र आती हैं जो कि लॉकवाच भेज रही थी। विंग उनके पास जाते हुए बोलता है कि आखिर ये लॉकवाच आप कितने में दोगे, तो वो बताती हैं आप जैसे हैंडसम इंसान के लिए तो ये फ्री है। तो विंग कहता है अच्छा मेरे जैसे के लिए फ्री है, तो वो वांग वनजुन की तरफ वो उंगली करते हुए बोलता है तो उसके लिए कितनी होंगी। वो कहता है वो तो आपसे भी ज़्यादा हैंडसम है। वांजी विंग को फ्लर्ट करते हुए देखता है तो उसका हाथ अपनी बीचन पे एकदम टाइट हो जाता है। विंग वांजी को भी लॉकवाट देता है लेकिन वांजी उसे वापस कर देता है। वो लोग आगे का सफ़र शुरू करते हैं। विंग वांजी की बोट की तरफ देखता है और वांजी से कहता है वांजी इधर, वांजी इधर, और वो सीधा वांजी के ऊपर फ्लैश करता है वाटर का। वांजी उस
बोझ से उछल के सीधा विंग की बोझ पे आ जाता है। तो वो कहता है ये तुमने क्यों करा। विंग कहता उस बोट को पलटाता है, उस पर देखते हैं तो 2 बोट होते हैं। तो लैंसी चैंग उनसे पूछते हैं आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि इस पर। तो विंग बताता है कि उसको अपने इस टैलिस्मान से पता चला जो कि उसने खुद इन्वेंट करा है। इतना बोलते ही वो टैलिस्मान वो लानवान जी को दे देता है और कहता है मेरे पास ऐसा नहीं है, इसकी ज़रूरत तुम्हें ज़्यादा है, इसको तुम मेरी दोस्ती का पहला गिफ्ट समझ सकते हो। विंग इतना कहते ही उस वाटर घोस्ट की तरफ देखता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। वो स्वॉर्ड उस वाटर घोस्ट को मारती है और वापस अपनी म्यान में चली जाती है। वांजी इसको देख के कहते हैं ये तो एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है, इसका नाम क्या है। विंग उसे बताता है इसका नाम सीबिया है। ये सुनते ही वहाँ के जितने भी और भी लोग आ रखे थे, लैन क्लैन के डिसिपल्स, वैन क्लैन के डिसिपल, वैनचिंग और वैनलिंग, वो सब ये सुन के हंसने लगते हैं और विंग को देखने लगते हैं। वांजी कहता है आखिर तुमने अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का ऐसा नाम क्यों रख रखा। विंग उन्हें बताता है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उन्होंने यही रख दिया और वो अपने स्वॉर्ड पे नाम भी दिखाता है। वांजी उसको स्वॉर्ड का नाम देख के कहता है एकदम रिडिकुलस। विंग कहता है मुझे पता था तुम यही कहने वाले हो। और उसके बाद ही वो विंग उसको देखता है और कहता है ये कोई डीमन बन रहा है, जल्दी अपने स्वॉर्ड से सभी लोग उड़ो। जैसे ही विंग ये कहता है सभी लोग अपनी स्वॉर्ड पे जाते हैं और उड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे जो एक सूसे होता है वो अपनी स्वॉर्ड को पहले एक डीमन की तरफ फेंक चुका होता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड स्पिरिचुअल नहीं होती तो वो नहीं आती। तो विंग उसको बचाने जाता है तो वो सूसे उसे धक्का देता है। विंग पहले अपने मैजिक से उड़ना चाहता था, लेकिन वो देखता है कि वांजी ने उसे पहले ही पकड़ लिया उसका मैजिक यूज़ करने से। तो विंग उससे कहता है कि क्यों ना तुम मेरा हाथ पकड़ लो, ऐसे मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वांजी उससे कहता है मुझे स्किन टच पसंद नहीं है। विंग ये कहता है तुम्हें कुछ पसंद भी है। विंग वांजी को देखता है कि उसने एक हाथ से उसे पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से सूसे। विंग कहता है तुम्हारे हाथों में तो काफ़ी सारी जान है। वांजी कहता है अपना मुंह बंद रखो। विंग उसी वक्त अपनी स्वॉर्ड को वापस बुलाता है और उस पर चढ़ जाता है। उसके बाद जैसे ही सिचन फ्लूट बजाने लगते हैं, फ्लूट का उन पर कोई असर नहीं होता। तो वहाँ पे हमें दिखाई जाता है कि 2 कल्टीवेटर और आते हैं उड़ते हुए और वो कहते हैं हमें यहाँ से ही एक क्या बोल रिसनफुल एनर्जी का महसूस हो रही है। और वो जैसे कल्टीवेटर ने में से एक ने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी जिसकी एक आंख पे पैचेस था और एक ने वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी जिसके गले में कुछ धागे से बंधे हुए। रेड ड्रेस वाला इंसान था, उसने वहाँ पे एक डाइस फेंकी और उस डाइस को फेंकते ही वहाँ पे जितने भी वाटर गोल थे वो सब उसमें से गायब होने लगे और आसमान चेंज होने लगा। वो सब आसमान में ऐसा लग रहा उड़ रहे हैं और वहाँ से एकदम ख़त्म हो चुके हैं। जब वो वाटर घोस्ट सारे ख़त्म हो जाते हैं उस रिवर से, तो जो वाइट ड्रेस वाला इंसान था वो उस वाटर के ऊपर कुछ लाइट सी फेंकता है जिससे वो वाटर दोबारा से एकदम प्योर कलर का हो जाता है, ब्लू रंग में। उन दोनों इंसान के ऑरे से ही वो लैंसी चैंग और लानवांजी और वहाँ पे जितने भी और कल्टीवेटर थे वो समझ गए थे ये दोनों जो कल्टीवेटर हैं ये बहुत हाई स्पिरिचुअल पावर के इंसान हैं और इनका कल्टीवेशन पावर काफ़ी ज़्यादा है। लैंसी चैंग और बाकी सब कल्टीवेटर समझ जाते हैं जो ये दोनों इंसान हैं ये दोनों कहीं और के ही हैं, क्योंकि इनकी स्पिरिचुअल पावर यहाँ की नहीं लगती क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर थी। विंग उन दोनों को देखता है और कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। वो दोनों में से जो वाइट पर्सन वाला इंसान था वो कहता है हम तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं। कहते हैं क्यों ना हम कहीं इनमें जाके बात करें। ये इनकी बात यहाँ पे लैंसी चैंग करते हैं। वो सभी लोग कहते हैं ठीक है। तो वो जब इनमें पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो सब फूड ऑर्डर करते हैं। तो जो रेड पर्सन वाला इंसान था वो कहता है मेरा नाम सांगलांग है और जो दूसरा पर्सन था वो कहता है मेरा नाम जो वाइट पर्सन वाला इंसान था वो कहता है मेरा नाम सियानले है। वो सभी लोग एक दूसरे को गीत करते हैं। तो वहाँ पे ही जियांचंग बोलता है विंग को क्या तुम इन दोनों को जानते हो, वैसे इनकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसे है, ये लोग कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं जो इनकी पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे भी बता दो जिससे मैं भी इमॉर्टल शक्ति के लिए इससे लड़ सकूं। कहता है तुम इनके जितना स्ट्रॉन्ग तो कभी नहीं हो पाओगे, वो तो छोड़ ही दो। चंग ये सुन के कहता है क्या तुम सच में मेरे दोस्त हो ना। सांगलन और सियानले से पूछता है कि तुम दोनों को मेरा पता किसने दिया। सांगलन कहता है कि हमारे पास अपने भी रास्ते हैं तुम्हारा पता निकालने के लिए और हमारे पास इतना ज़्यादा फ्री टाइम नहीं है कि हम तुम्हारा वो देखते रहें। हम बस यहाँ पे इसलिए आए हैं जो तुमको काम दिया गया था वो कब करोगे, जो तुम वहाँ से भाग आए। लैंसी चैंग और लानवांजन वहाँ पे जितने भी डिसेबल थे वो सुन के हैरान हो जाते हैं कि विंग कहीं से भाग आया है।
लेकिन जब वो विंग का कहना सुनते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि विंग उनसे कहता है मेरे को अभी शादी नहीं करनी। इसी बात वो लोग समझते क्यों नहीं, मुझे अभी तक अपना कल्टीवेशन पार्टनर नहीं मिला है। तो जब वो विंग का कहना सुनता है कि उसकी मैरिज की बात चल रही थी, वो वहाँ से भाग आया है, वांजी को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों में थोड़े से आंसू भर आते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका दिल टूट गया हो टुकड़ों में। वांजी अपने मन में सोचता है वो तो एक लड़का है, भला विंग उससे प्यार क्यों करेगा। को वो सब समय याद आता है जो भी उसने विंग के साथ गुजारे थे, कैसे विंग उसे टीच करता था, कैसे विंग और वांजी की लड़ाई हुई, कैसे विंग का उसके पास आना अंजी को कितना अच्छा महसूस कराता था। जब पहली बार विंग के कहने पर उसके मम्मी पापा उससे मिले तो उसे कितना अच्छा लगा था। विंग के बारे में वो सब कुछ एक एक पल याद कर रहा था। मन में विश करता है वांजी काश कि मैं लड़की होता तो मैं शादी कर लेता। अंजी ये सोच ही रहा था, उतने में विंग उन दोनों से कहता है, स्वांगलिन और सियानलिन से, तुम दोनों कपल मेरी आंखों में दर्द कर रहे हो, इससे अच्छा अपना ये कपल वाला ड्रामा कहीं और करना। मैं तुम दोनों को नहीं देख सकता, मैं अभी सिंगल हूँ, मेरा सिंगल हाथ ये नहीं सहन कर पा रहा। उसे कपल सुन के वहाँ पे सभी लोग जितने भी थे शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है ये जो दोनों इंसान हैं वो दोनों कपल हैं और मैरिड हैं। इतना सुनते ही वो कहते हैं क्या विंग जहाँ से है वहाँ पे गे मैरिज अलाउड है। जी को ये सुन के थोड़ी अपने दिल में थोड़ी सी होप मिलती है। ये कहानी ख़त्म होती है। नेक्स्ट एपिसोड आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके मुझे बताओ इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है समझने में। नेक्स्ट पार्ट में हम विंग और लैनी का मुलाकात दिखाएंगे।